हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके प्रश्नावली है 7.5 उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमने देखा था कि उचित परिमेय फलन क्या होता है, अनुचित परिमेय फलन क्या होता है। उचित परिमेय फलन क्या होता है? ऊपर घात छोटी हो नीचे घात बड़ी हो तो उचित परिमेय फलन है, और उचित परिमेय फलनों का ही आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन होता है। और एक हमने पढ़ा था अनुचित परिमेय फलन, विषम परिमेय फलन। विषम परिमेय फलन क्या होता है? ऊपर और नीचे या तो घातें बराबर हो जाए, चर की घातें है ना, और या ऊपर बड़ी हो जाए नीचे घात छोटी हो जाए, तो फिर अनुचित यानी जो विषम परिमेय फल उसको हम उचित में चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे? भाग लगाकर भाग जाएगा, कुछ ना कुछ भागफल लिखा जाएगा, फिर प्लस जो शेषफल बचेगा बटा में QX लिखना वगैरह हमने बातें कर रखी है। और उम्मीद है कि जो बातें मैं आपके सामने बोल रहा हूँ वो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से याद आ गई होगी कि सर हमने पढ़ ली। आज जो हमारी क्लास है वो एग्जाम्पल की होने वाली। टोटल 7.5 से पहले 6 एग्जाम्पल है, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। ठीक है, और फिर 23 सवाल है। एक पहले वीडियो में 12 सवाल कर लेंगे, फिर कर लेंगे 11 सवाल, और 3 वीडियो के अंदर एग्जाम्पल प्लस 7.5 पूरी खत्म। बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल लगती है, क्यों लगती है वो तो भगवान जाने। करते हैं बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस, ध्यान दीजिए सर। पहली बात तो आपको बोला गया है समाकलन करना dx अपॉन x प्लस, तो मैं क्या करता हूँ इसको पहले तो i बराबर लिखता हूँ, क्योंकि मेन जो समाकलन का मतलब होता है वो इंटीग्रेशन i ही होता है। यहां से dx अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। जल्दबाजी नहीं करनी है साहब, पहले ये सोचना है क्या यहां पर। चलो मैं dx नहीं लिखकर ऊपर एक तो है, क्योंकि एक तो आपको लिखना पड़ेगा हर बार, अचर कुछ ना कुछ चाहिए, और गुणा में dx। आपको सर आपने तो कुछ px प्लस q लिखा था, आप ऊपर नहीं आप नीचे वाले भाग को देखना। पहली बात तो ये उचित परिमेय फलन है, क्योंकि नीचे घात x की 1 या 2 है घातें, ऊपर 0 है, इसका मतलब px अपॉन qx में px की घात कम है, qx की घात ज़्यादा है, इसका मतलब उचित परिमेय फलन है। अब इसको मानने वाला काम बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को हम चेंज करेंगे, हम लिखेंगे माना। ठीक है, या माना द्वारा लिख दो या आंशिक भिन्नों के उपयोग द्वारा लिख दो, जो भी फलन है। या मैं एक लाइन आपके लिए बढ़ा देता हूँ, चलो काम करते हैं हम बढ़िया तरीके से। आप लिखेंगे दिया गया फलन उचित परिमेय फलन है। दिया गया फलन उचित परिमेय फलन है, अतः आंशिक भिन्नों के उपयोग से। ये आपको एक लाइन लिखनी है जो आपको ध्यान रखनी है। दिया गया फलन उचित परिमेय फलन है, क्योंकि ऊपर घात कम है नीचे घात बड़ी है, बहुत बढ़िया बात। अतः आंशिक भिन्नों के उपयोग से या आंशिक भिन्नों के रूप में एक ही बात है। ठीक है सर, अब इसको क्या करना है, इसको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? तो आप लिखेंगे 1 बटा, केवल और केवल चेंज करने वाला जो पार्ट है ना साहब वो ही हार्ड है, बाकी बहुत इजी सवाल है। ये दो अलग अलग गुणनखंड है, तो इसको लिखने का तरीका होता है a बटा x प्लस 1 फिर प्लस का b बटा x प्लस 2। क्या ख्याल है आप लोगों का? क्या मैं एकदम सही जा रहा हूं? आपको वो दिमाग में आ जाना चाहिए। देखो वो रूप है x माइनस ए एक्स माइनस बी, पहला रूप x माइनस ए एक्स माइनस बी। आप वो कम रूप याद रखें। आपको क्या करना, दो अलग अलग गुणनखंड है या 3 गुणनखंड है या 4 गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है तो a अपॉन पहला गुणनखंड प्लस b अपॉन दूसरा गुणनखंड, 3 गुणनखंड है तो a अपॉन पहला गुणनखंड प्लस b अपॉन दूसरा गुणनखंड प्लस c अपॉन तीसरा गुणनखंड। 4 गुणनखंड का कोई सवाल नहीं। वही बहुपद वाले कैसे आएंगे सारे आपको मैं याद करवा दूंगा, पहला काम यहां से हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ सोचने के ऊपर मजबूर करता हूं। आप एक बात बताइए, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो इसको ऐसे लिखूंगा a x प्लस 2 प्लस का b x प्लस 1 और बराबर में लिखूंगा मैं 1। क्या ये प्रत्येक लाल और लाली को बात समझ में आ गई? आप कहोगे सर ऐसा कैसे हुआ? आप इमेजिन करिए, ये सारी चीजें 12th क्लास मैथमेटिक्स में लिख ही नहीं जानी चाहिए, मैं सीधा बता रहा हूं आपको कैसे। कि साहब यहाँ प्लस का चिन्ह है, बटा में तो एलसीएम लेना पड़ेगा, बिल्कुल सर।
तो x प्लस 1 x प्लस 2 इस पूरे का एलसीएम आएगा। तो ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा, ये तो बात पता है। और इधर भी x प्लस 1 x प्लस 2 है और यहाँ पर भी बटा में x प्लस 1 x प्लस 2 है, तो इधर वाला कट गया, तो ऊपर एक बचा, a इससे गुणा हो गया, b इससे गुणा हो गया। ये बात ध्यान रखना, नीचे वाले हमेशा ही क्या हो जाएंगे, कैंसिल। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को, प्रत्येक शेर और शेरनी को, प्रत्येक भाई और बहन को ये बात समझ में आ जानी चाहिए। आगे लाल और लाली बिल्कुल साहब, ये आप बात समझ। अब यहां से क्या होता है कि सवाल करने के खूब सारे तरीके। इसमें क्या करना है, मुझे एक बात बताओ, मैं क्या करूंगा, मैंने एक पैटर्न बना लिया। मैं कहूंगा कि साहब ये जो सवाल है ना, ये इसकी जगह में a बटा में b बटा में, a का मान कोई कांस्टेंट आ गया, वो समाकलन से बाहर हो जाएगा। 1 बटा x प्लस 1 का समाकलन log हो जाएगा और 1 बटा x प्लस 2 का समाकलन भी log में हो जाएगा, x प्लस 2। रही बात ये b के मान हमें निकालने, तो a और b के मान यहाँ निकलेंगे। या तो अब एक काम करो, इस a को अंदर गुणा करो इधर, फिर तो ये ax बनेगा, ये 2a बनेगा, ये bx बनेगा, ये b बनेगा। फिर दोनों पक्षों को क्या करनी है, तुलना। लेकिन इसकी बजाय एक काम क्या करना है, यहाँ पर आपको एक सबसे बढ़िया मेथड आपको बता रहा हूँ। आप लिखोगे x बराबर -1 रखने पर आपको सर होल्ड ऑन, ये आपने कैसे कर दिया। आप इमेजिन करिए कि मुझे 2 चर निकालने, कितने चर निकालने, 2। तो 2 चर में से एक चर मुझे कैंसिल करना है और दूसरा मुझे निकालना है। तो मुझे कुछ ऐसी वैल्यू सोचनी पड़ेगी यहाँ पर x की, ताकि एक चर कैंसिल हो जाए। जैसे ही मैंने सोचा x का मान अगर -1 रख दूँ, तो -1 प्लस 1 0, 0 को b से गुणा करोगे ये बन जाएगा 0। इसका मतलब a का मान आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। और अगली बार मैं क्या करूँगा, a का मान यहाँ से आ जाए, फिर मैं x बराबर -2 रखूंगा। आपको सर -2 क्यों, क्योंकि ये -2 प्लस 2 ये हो गया 0, और 0 को a से गुणा करो 0, यहाँ से b का मान आ जाए। ये कुछ वैल्यूज है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, मुझे क्या रखना चाहिए। और धीरे धीरे हम जब प्रश्नावली की एंडिंग की तरफ चलेंगे तो ये बातें बहुत सिंपल हो जाएगी आपके लिए। चलिए सर, ये हमने मान रखा। जैसे ही आप उल्टा मान रखो वो चर खत्म कर दो। तो यहाँ तो देखो x है नहीं, तो a की जगह 1, a की जगह a, x की जगह -1 और प्लस हो गया 2, और इसको मैं खत्म ही मान लूँ क्योंकि -1 प्लस 1 0। ठीक है, तो यहाँ से ये a बचेगा और यहाँ से a का मान आ जाएगा बेटा जी 1। a का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। मैं यहाँ दूसरा काम कर देता हूँ। ठीक है, अब आप लिखोगे x बराबर -2 रखने पर क्या रखोगे साहब, x का मान आप क्या रखोगे, -2। ठीक है, तो यहाँ तो देखो 1 की जगह 1 है, आप -2 यहाँ रखोगे, -2 प्लस 2 ये तो 0 हो गया, तो मुझे तो b से मतलब है, ये हो गया b। -2 यहाँ रखोगे और प्लस का 1 यहाँ हो जाएगा, तो -2 में से 1 जाएगा तो -b बच जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा साहब -1। क्या प्रत्येक लाल और लाली को ये बातें समझ में आई क्या। अभी चैप्टर की शुरुआत है, और जब चैप्टर की शुरुआत होती है ना, तो एक बार का थोड़ा सा कैसा लगता है आपको कि सर कुछ चीज़ें ऐसी है जो नई नई सी लग रही और हमें समझ में नहीं आ रही, बाकी एकदम काम सिंपल सही है। आपने क्या किया, पहले तो इसलिए लिखा समाकलन के रूप में, दिया गया फलन उचित परिमेय फलन है क्योंकि पता लग रहा है, अतः आंशिक भिन्नों के उपयोग द्वारा। तो इसको लिखने का तरीका a/x प्लस 1 b/x प्लस 2, क्योंकि ये मैंने आपको रूप बता रखा है। अब मैंने क्या किया, ये कैसे लिखा, क्योंकि मैं x प्लस 1 और x प्लस 2 इसका एलसीएम लूंगा, तो ये इधर गुणा होगा और ये इधर गुणा होगा, तो a से ये गुणा हो जाएगा, b से ये गुणा हो जाएगा, नीचे भी x प्लस 1 x प्लस 2, इधर भी x प्लस 1 x प्लस 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 1 बच गया, ऊपर ये बच गया। अब मैं चाहूँ तो इसको अंदर गुणा करवा के चर अचर की तुलना कर सकता हूँ, x के साथ तुलना होगी, आगे x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर के साथ तुलना होगी, सारा काम आपके सामने चलेगा। लेकिन मैं चाहूँ तो इसकी बजाय एक काम और कर सकता हूँ कि मुझे अगर a निकालना है तो मुझे b को खत्म करना पड़ेगा, और जब b निकालना होगा तो मुझे a को खत्म करना होगा। जब मैं a निकालूंगा तो मुझे b को खत्म करना होगा, जब b निकालूंगा तो मुझे a को खत्म करना है। तो खत्म करें कैसे, तो खत्म ऐसा हो सकता है साहब कि मैं x का मान या -1 रख दूँ, -1 रखते ही -1 प्लस 1, आप ये सोचो अगर x प्लस 1 को 0 के बराबर करते, ये x का मान -1 देता, ये x का मान -2 देता, तो वैल्यू वैसे पता लगे। आपने x की वैल्यू -1 रखी, -1 प्लस 1 0, ये तो पूरा खत्म हो गया, बचा इतने,
सॉल्यूशंस किया, ए का मान आ गया। फिर मैंने x का मान -2 रखा, -2 + 2 ये खत्म हो गया, यहाँ से b का मान आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं समाकलन की बात करूँ साहब, आपके सामने लिखने का एक तरीका हो जाएगा आपके पास i बराबर, मुझे a लिखना तो a की जगह ये रहा, क्योंकि मैं इस पूरी चीज को खत्म कर रहा हूं, इसकी जगह ये आ जाएगा साहब। अब आपको याद हो जाना चाहिए कि इसकी जगह आपका काम ये कर देगा, इस बात को ध्यान रखना। मैं आपके सामने लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना, इसकी जगह ये आ जाएगा। तो a का काम कौन कर रहा है, 1 समाकलन ऑफ 1/x + 1 dx, ठीक है। फिर प्लस का समाकलन, क्योंकि प्लस है। b का मान कितना है, -1 है, तो मैं -1 एक बार समाकलन में रखता हूं, b का मान -1, नीचे है x + 2 और dx। क्या आपको बात समझ में आ गई? चलिए साहब, यहां से आपके पास i का मान बनेगा समाकलन ऑफ 1/x + 1 dx प्लस माइनस समाकलन ऑफ 1/x + 2 dx। अब इनका समाकलन बहुत इजी, 1 कुछ भी उसका समाकलन हो जाता है log मापांक ऑफ x + 1, फिर माइनस का log मापांक ऑफ x + 2, और प्लस में तो सही चल ही रहा। चाहो तो इसको यहाँ छोड़ दो, लेकिन एक प्रॉपर्टी लगी आपको बताओ तो log m - log m, और प्रॉपर्टी होती है log m अपॉन में log n, और प्लस में c। क्या आपको मजा आया? शानदार क्वेश्चन है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप 6 उदाहरण करवाने दो मुझे, पूरी क्लास लेने दो एक बार, फिर आप कहना कि आपको समझ में नहीं आए, मेरी गारंटी है। तो इतना विश्वास है मेरे को, मैं सारी चीज़ें आपके लिए करवा दूँ, और बहुत बेहतरीन तरीके से करवा दूंगा, टेंशन मत लो आप लोग। तो ये कुछ चेंज करने वाले पैटर्न आए हैं आपके सामने, जो आपको चेंज करके लिखना। ये आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन है साहब, जिसका एक पहला आपके सामने क्वेश्चन आया है। बाकी 12वें में भी भागविधि लगे, क्योंकि ऊपर और नीचे घातें बराबर हो जाएगी, तो भागविधि भी हो जाएगी। देखो एक बात बताता हूँ, केवल और केवल आपको ये सोचना है, जिस दिन आपने ये सोच लिया ना, ये नीचे वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, इधर नीचे कुछ भी होगा कैंसिल हो जाएगा, इधर नीचे कुछ भी होगा कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्रॉस गुणा करवाना, क्रॉस क्या करवाने, गुणा। रही बात ये भी है, बाकी ये भी मेथड याद रखना। कभी कभी कोई क्वेश्चंस उससे ही उत्तर देंगे, कभी कभी क्या होता है, वैल्यू रखने वाले जो पर्सन होते हैं वो बहुत पेचीदा हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, तब आपको तुलना करके ही निकालना होता है। जब एकदम सिंगल सी वैल्यू हो तो फिर तो आप वैल्यू रख के पुट करें, बाकी तुलना से भी हो सकता है। आपको बताओ तो हमने 7.4 वो 10वां एग्जाम्पल 18, 19 और 20वां सवाल किया था, वो आपको याद होना चाहिए, उसकी तरह हो सकता है, वो तुलना उससे कोई बोला जाता है, ठीक है। फिर आपने रखा, फिर ये लॉग, ये इसके बाद बहुत काम सिंपल हो जाएगा। पहली बात तो आप यहाँ तक देख लो, कोई समस्या है क्या किसी प्रकार की? मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी। मैं सारे गुणधर्म आपको बताते जाऊंगा। ये मैंने आपको गुणधर्म लिखवाया था, x - a x - b वर्ड, तो दो अलग अलग गुणनखंड है तो अलग अलग आ जाएंगे, 3 है तो 3 आ जाएंगे, a b c आ जाएंगे, ठीक है। बहुपद वाले bx + c आता, सारी चीजें जैसे जैसे क्वेश्चन सारे करेंगे ना, आपके सारी बातें दिमाग में आ जाएगी। ले लो साहब, स्क्रीनशॉट वगैरह लो पहले बढ़िया तरीके से। और ये तो आपको पता है log m - log n, तो log m अपॉन n होता है, और मापांक तो क्या होता है, log में लगाना होता है, क्योंकि log कभी उत्तर माइनस में एक्सेप्ट करता नहीं है, log हमेशा पॉजिटिव ही होता है। करो साहब, आप यहाँ तक सोचिए एक एक चीज को बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। एग्जाम्पल एक बार पूरे देखना, गारंटी है मेरी, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने उदाहरण नंबर 11। आ गया समझ में? एकदम बढ़िया तरीके से समझो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूं एग्जाम्पल नंबर 12। अब देखो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 बोला गया समाकलन ऑफ x² अपॉन x² + 1 अपॉन x² - 5x + 6। पहली बात तो आपको दिख गया होगा, ये परी में उचित परी में फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे x की घातें होगी बराबर, और ये बराबर नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। आप लिखेंगे चूंकि, आप लिखेंगे चूंकि दिया गया फलन एक उचित परी में फलन नहीं है,
अतः पी एक्स में क्यू एक्स का भाग देने पर पी एक्स में क्यू एक्स का क्या देना है, भाग देना। पी एक्स का मतलब ऊपर वाला है, क्यू एक्स का मतलब नीचे वाला है। पी एक्स में क्यू एक्स का भाग देने पर, और भाग आपको किताब वाले ने सीधा लिख दिया, लेकिन नहीं सर, कभी भी सीधा नहीं लिखना है, आपको इसको पूरा चेंज करके लिखना पड़ेगा। जब एक बार भाग देना है तो कौन से आपकी जान जा रही, तो बढ़िया तरीके से भाग ही दो आप लोग। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। 1 मिनट रुकना है ना, 1 मिनट साहब, 1 मिनट। होल्ड करना थोड़ा सा। प्लस का हो जाएगा 6 और भाग देना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस बात को ध्यान रखना। अब भाग कैसे लगाते हैं, आपको बताया कि सर भाग लगेगा इधर वाली बड़ी वाली घात, इधर वाली बड़ी वाली घात में आपको 10वीं क्लास सिखाया गया। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो वो 1 लिखा जाएगा ये। और ये 1 इस पूरे से गुणा होगा, तो 1 को एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो आप एक्स स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, थोड़ा भाग बनाते हैं बड़ा, क्योंकि जरूरत पड़ेगी अभी इस भाग की। भाग गया 1 बार, 1 को एक्स स्क्वायर से गुणा किया, 1 को -5x से गुणा किया, तो माइनस का 5x पूरा अलग ही लिखा जाएगा, और 6 को 1 से गुणा किया जाएगा तो प्लस का आएगा 6। इसके बाद क्या करना होता है मुझे तो आप ये बताओ। इसके बाद आपको नहीं पता, चिन्ह चेंज करने होते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल, यहाँ प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये आपको सिखाया गया था, ये तो हमेशा ही। अब ये प्लस का नहीं, अभी माइनस का, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, और फिर आएगा प्लस का 5x, और ये हो गया अब आपके माइनस का 6, माइनस के 6 में से 1 जाएगा तो माइनस का 5। बोलो सर। और आपको ये बात तो पता है सबको कि साहब ये जो चीज़ होती है इसको आप लोग शेषफल बोला करते थे, तो भी मैं एकदम 12th क्लास में बैठे हो मैथमेटिक्स लेके एकदम बच्चों की तरह बता देता हूँ। इसको बोला जाता है भागफल। क्या आपको भाग देना, एक स्टेप का भाग देना। अब एक सवाल ये कर लेते हैं उदाहरण, फिर हमारा सवाल संख्या आएगा 6, 12 और एक कोई और है, 3 और आएंगे, वहां पर भी एक स्टेप में ही भाग देना। एक स्टेप भाग देते काम हो जाएगा, और भाग देना आपको आ जाना चाहिए। इसका मतलब साहब ये हुआ कि अब हमारे पास ये जो आई है ना, आई वाला समाकलन ऑफ, समझने का प्रयास करना क्या कह रहा हूं। ठीक है, अब इसको मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जब मैं भाग दे रहा हूं तो सवाल चेंज हो गया पूरे। ठीक है, तो ये चेंज हो गया तो आपके पास समाकलन में भाग पहले क्या लिखा जाता है आपको पता है, पहले लिखा जाएगा भागफल। आपको याद हो तो मैं पहले आपको लिख के बताता हूं, पहले भागफल लिखा जाता तो याद करो। तो भागफल कितना है, 1, फिर प्लस का, याद करो भाग देन, पी एक्स में क्यू एक्स का भाग दिया था, भाषा याद करो भागफल। भागफल के बाद आपने कहा था सर शेषफल लिखना है, तो शेषफल है 5x माइनस का 5 बटा में, याद करो। फिर नीचे क्यू एक्स जिसका हम भाग दे रहे थे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6। ठीक है, और सबके समाकलन अलग कर दो। एक बार भाग गया था बिल्कुल, इसका समाकलन dx, इसका समाकलन dx। बोलो सर, ये आपको काम करना है। किताब वाला सीधा इस नतीजे पर ही पहुंच गया था पहले, मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा हूं। मैं किताब वाले ने ये बात लिखकर भाग देने पर सीधा इस पे पहुंचा, ये बीच में भाग नहीं दिया उसने उदाहरण में, मैंने आपको भाग दे के बता दिया। क्या प्रत्येक लाल और लाली को भाग समझा, बहुत सिंपल भाग है, जितनी बार जाएगा इससे गुणा करो, नीचे लिखते जाओ, चिन्ह चेंज करने, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का क्या हो गया प्लस। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी। फिर हमने भाग दिया तो लिख रहा कैसे जाता है, जब इसका इसमें भाग दिया जाता था, पी एक्स में क्यू एक्स का भाग दिया जाता था, तो पहले भागफल लिखा जाता है। यहाँ भागफल लिखवाया रखा है, भागफल कितना 1 प्लस, फिर ऊपर शेषफल लिखा जाता है, तो शेषफल कितना 5x माइनस 5, फिर क्यू एक्स, तो क्यू एक्स जिसका भाग दे रही है, और दोनों का समाकलन कर दो अलग अलग।
अब इसको आप क्या करो, अलग अलग मान लो सर। अब इसको आप क्या करो, अलग अलग मान लो। तो अब आप लिखेंगे माना I बराबर I1 प्लस I2 समीकरण संख्या 1। क्या सारे एग्री हो इस बात से? क्या एग्री हो सारे इस बात से? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको होनी नहीं थी और सिंपल सा हम काम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लिखेंगे चूंकि I1 बराबर है 1 dx, तो क्या दिक्कत आई? समाकलन नहीं आता इसका आपको। I1 बराबर 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, x। समीकरण संख्या दे दो 2। आपको सर आपने C1 नहीं लगाया, तो भाई मैं C1 तो कहीं पर भी नहीं लगा रहा हूँ, मैंने 7.4 में भी नहीं लगाए, तो वो तो हम लास्ट में C दे देंगे। अभी क्यों ऐसे कर रहे हो? पहला हमारे पास आ गया I1 का मान। अब आप लिखेंगे चूंकि I2 बराबर समाकलन ऑफ 5x माइनस का 5 अपॉन में x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 dx। आपको सर इसको आंशिक भिन्न से करेंगे तो होगा क्या? तो नीचे वाले के गुणनखंड कर लो बेटा, क्या दिक्कत है? चेंज तो हम कर ही सकते हैं। तो I2 बराबर समाकलन ऑफ 5x माइनस का 5, नीचे गुणनखंड कर लो। गुणा करने पर 6x स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने पर माइनस का 5x आना चाहिए, तो गुणनखंड हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 dx। बोलो सर, माइनस के 5x को माइनस 3x माइनस 2x लिख सकता हूँ। तो यहाँ से I2 बराबर आएगा समाकलन ऑफ 5x माइनस 5 अपॉन x कॉमन लोगे तो x माइनस 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लोगे तो ये x माइनस 3 बचेगा, ये बचेगा dx। यहाँ से I2 का मान आएगा समाकलन ऑफ 5x माइनस 5 अपॉन में आएगा x माइनस 3 x माइनस 2। ठीक है, इसको चाहो तो उल्टा लिख दो, कोई समस्या नहीं। पहले लिखो, कोई बाद में लिखो, कभी फर्क नहीं पड़ता, इस बात को ध्यान रखना। छोटी वाली वैल्यू पहले लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये है dx। 5x माइनस 5 अपॉन में x माइनस 2 और x माइनस 3, ये हो गया dx। हाँ जी साहब, क्या ख्याल है आप लोगों का? अब आप लिखेंगे, अब आपके पास इसको करने का तरीका आंशिक भिन्नों द्वारा है, अभी बहुत आगे काम पड़ा है। अब आप लिखेंगे अतः आंशिक भिन्नों के उपयोग से, आंशिक भिन्नों के उपयोग से अगर आप बात करेंगे तो लिखने का तरीका हो जाएगा 5x माइनस 5 अपॉन में x माइनस 2 x माइनस 3, तो गुणनखंड ये, तो a बटा में आ जाएगा x माइनस 2 प्लस b बटा में आ जाएगा x माइनस 3। अब आपको समझ गए होंगे, आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा, इधर a, ये इससे गुणा हो जाएगा तो x माइनस 3 हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा तो प्लस का b x माइनस 2 हो जाएगा, और बराबर में बच जाएगा 5x माइनस का 5। आप समझ गए, इसका एलसीएम लोगे तो इधर और इधर सेम वैल्यू होगी, ये इससे गुणा ये इससे गुणा। ठीक है, इसके बाद क्या करना था, इसके बाद इसको 2 भागों में बांट दो। यहाँ से पहला काम, x बराबर 2 रखने पर आपको अक्सर कैसे पता लगा, तो भाई यहाँ 2 रखो, 2 में से 2 गया, b खत्म हो गया। फिर हम 3 रखेंगे, 3 में से 3 जाएगा, a खत्म हो जाएगा। तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा 2 रखने पर, तो 2 रखोगे तो ये बनेगा क्या, 5 और 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस का 5 बराबर, यहाँ 2 रखोगे 10, 10 माइनस 5। ठीक है, ये तो -5 ही ना। 1 मिनट, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई मेरे से? नहीं, मिस्टेक नहीं, ठीक। और यहाँ 2 रखोगे, चलो मैं एक स्टेप रख के बता देता हूँ आपको ताकि समझ में आए आपको। अभी शुरुआत है तो आगे मैं थोड़ा शॉर्टकट में चल जाऊँ, कोई समस्या नहीं।
तो ये हो जाएगा साहब 5 गुणा x की जगह 2 माइनस का 5 बराबर a, x की जगह 2 माइनस का 3, ये तो खत्म हो गया वैसे पूरा 0। ठीक है, तो ये बचेगा 10 माइनस का 5 बराबर, ये बचेगा माइनस का a, क्योंकि -3 में से जब 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ से माइनस का a बराबर 5, तो a का मान आ जाएगा साहब माइनस का 5। a का मान कितना आएगा साहब आपके पास माइनस का 5। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप रखेंगे x बराबर 3 रखने पर कितना रखने पर 3 रखने पर 3 रखने से फायदा 3 - 3 से a कैंसिल हो जाएगा, तो 5 गुणा 3 माइनस 5 बराबर b की जगह b, x की जगह 3 माइनस का 2, तो ये तो b बचेगा इधर और बराबर में 15 माइनस 5, तो b का मान आ जाएगा साहब 10। b का मान कितना आ जाएगा 10। हाँ, जब भाग दोगे तो थोड़ा सा सवाल लेंदी होगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं, थोड़ा सा सवाल तो लेंदी होगा। मेरे हिसाब से प्रत्येक लाल और लाली को इस सवाल में एक भागविधि है, भागविधि दो चीज़ें बन गई, I1 और I2। I1 तो सीधा हो गया, I2 में जब गुणनखंड किया करते गए यहाँ पर और फिर आंशिक भिन्नों में हो गया, पहला सवाल बन गया जटिस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसकी जगह ये आएगा, इसकी जगह ये आएगा, तो यहाँ से आप लिखेंगे साहब I2 बराबर क्या लिखेंगे, I2 का मान आप लिखेंगे, और I2 में इसकी जगह ये है तो यहाँ A है। भाई आप सोचो ना, इसकी जगह ये आ गया पूरा का पूरा, अगर ये आ रहा है तो A का मान, और A का मान कितना है समाकलन के अंदर माइनस का 5 बटा में x माइनस का 2 dx प्लस का समाकलन ऑफ, फिर है b का मान कितना है 10, b का मान है 10 और बटा में आ जाएगा x माइनस का 3 dx। आप थोड़ा ध्यान देना, सीधा डायरेक्ट समाकलन कर रहा हूँ, I2 का मान माइनस का 5 बाहर रहेगा, 1 बटा x माइनस 2 का समाकलन हो जाएगा log x माइनस का 2, फिर प्लस का 10 बाहर रहेगा, फिर log x माइनस का 3, और इसको हम देंगे समीकरण संख्या 3। कोई आई टूर नहीं लगाना, इस बात को ध्यान रखना, कोई ज़रूरत नहीं आई टूर लगाने की। ये आपके पास आया है साहब I2 का मान। अब I1 आ गया, I2 आ गया, यहाँ मान रख दो। ठीक है, तो आप लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 व समीकरण 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 मुझे बोलना पड़ेगा कि समीकरण 1 है साहब I बराबर I1 प्लस में क्या है I2। ठीक है, तो यहां से मान रख दो आपका, तो I बराबर I1 का मान कितना है x, फिर प्लस था लेकिन इसकी वजह से माइनस हो गया, तो माइनस का 5 log x माइनस का 2 प्लस का 10 log x माइनस का 3। अब हम लगाएंगे c। अब उत्तरमाला में इसने क्या बोला उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। ठीक है साहब, उत्तरमाला में इसने इतना ही बोला है तो हम भी इसको इतना ही बोलेंगे। अरे किताब वाले ने बहुत छोटा किया भाई, किताब वाला तो शॉर्टकट में कर रहा है ना, आपका भाई आपको समझा रहा है एक एक चीज़। फिर टाइम तो लगेगा ना, जाएंगे किधर हम लोग। एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, समझने का प्रयास करना। यहाँ x माइनस 3 x माइनस 2 था, मैंने इसको x माइनस 2 और x माइनस 3 लिखा, कोई ज़रूरी नहीं इस बात का। अगर आप इसको ऐसे लिखते तो a के बटा में x माइनस 3 आता, b के बटा में x माइनस 2 आता, वैल्यू में फ़र्क आता, a का मान 10 आता और b का मान -5 आता। कभी गलत नहीं है वो चीज़, कतई गलत नहीं है। और किसी भी मैथमेटिक्स के टीचर के पास आप चले जाइएगा, बड़े से बड़े, वो ये बातें एक्सेप्ट कर लेगा। मैंने इसको क्या छोटी वैल्यू को पहले लिख दिया और बड़ी वैल्यू को बाद में लिख दिया ताकि सेम उत्तर मैच हो जाए। अगर दूसरा आता तो आप सोचते थोड़ा सा रिग्रेट रहता, क्योंकि वो 5 इधर आता और ये 10 इधर आता, थोड़ा सा होता आपके लिए। ठीक है, थोड़ा सा आप सोचते हैं, बट कोई ज़रूरी नहीं। आप थोड़ा सा एक दिमाग में ये रखिए
कि पहले छोटी वैल्यू फिर बाद में बड़ी वैल्यू, ताकि जो आगे सवाल करवाऊँ उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, है ना। अभी तक जो पैटर्न बन रहा वही है। तो आपको एक ही बात ध्यान रखना था, दिया गया फलन एक उचित परिमेय फलन नहीं है, अतः px में qx का भाग देना। ये px है, ये qx है। मैं आपके लिए थोड़ा सा और इजी करने के लिए लिख भी देता हूँ कि साहब ऊपर वाली वैल्यू ये जो है ना, इसको आप बोलेंगे px, और ये वाली वैल्यू जो है इसको आप बोलेंगे qx। तो px और qx में भाग दिया, और भाग देना आपको जिसमें भाग देते हो वो अंदर लिखा जाता है बाहर। फिर इसको चेंज करने का तरीका होगा कि पहले भागफल, फिर प्लस, फिर शेषफल बटा में, ये आता लिख वर्ग का, अलग अलग किया तो ये I1 सिंपल हो गया। अब I2 के लिए इसके गुणनखंड करने पड़े, इसके क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड। तो गुणनखंड गुणा करने पर 6x स्क्वायर आना चाहिए प्लस का, और जोड़ने पर माइनस का 5x, तो माइनस का 3x और माइनस का 2x। फिर ये आया, फिर आंशिक भिन्नों में बदल दिया हमने, ठीक है, उपयोग किया, काम किया। a का मान x बराबर 2 रखा तो b खत्म हो गया, x बराबर 3 रखा तो a खत्म हो गया। और खत्म करने वाला सिंपल होता है गुणा करने की बजाय, वरना पहले आप गुणा करते, फिर पक्षांतरण करते, फिर पास में लिखते, फिर वापस x कॉमन लेते, वापस x स्क्वायर कॉमन लेते, तो वहाँ से सवाल थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी इतना नहीं है जितना आप सोचेंगे, बाकी मैं तो यही करवाता हूँ। कोचिंग में मैंने वो पक्षांतर तुलना वाला करवाया, लेकिन आपको यहाँ ये करवा दी, और लास्ट में आपने I1 और I2 के मान रख दी। यहाँ कोई C1 और C2 रखने की जरूरत नहीं, लास्ट में C रख दो, सफिशिएंट है सब, क्योंकि लास्ट में फिर C1 और C2 को आप बोलोगे मतलब क्या रहेगा। यहाँ से आप समझ जाना, ये -5 कॉमन था, बाहर था, 1/x-2 का समाकलन log x - 2, 10 बार था 1/x - 3 का log x - 3, मान रखा, उत्तर खत्म। था तो यहाँ प्लस, लेकिन इस माइनस की वजह से ये माइनस हो गया, बात खत्म। मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई समस्या है नहीं सर। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लिया तो ले लो, एक एक चीज़ मैंने आपको बारीकी से बताई बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें। और अब आपको भाग देने वाला उदाहरणों में तो कोई भी नहीं, 13, 14, 15, 16 4 एग्जाम्पल है, चारों सीधे सिंपल्स हैं, तो भाग वाला कम से कम इतना तो बच जाएगा। केवल I1 केवल I आएगा, I1 और I2 आएगा भी नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह लो साहब पहले था बढ़िया तरीके से, ठीक है। और कम से कम ये पहचान आ जानी चाहिए उचित परिमेय फलन और अनुचित परिमेय फलन की, क्योंकि यहाँ घातें बराबर है, और बराबर होता है तो विषम परिमेय फलन होता है, या अनुचित परिमेय फलन उचित नहीं होता। उचित के लिए ऊपर घात छोटी, नीचे घात बड़ी, सफिशिएंट बात है, ठीक है। तो करो साहब इसको बढ़िया तरीके से, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, एकदम शानदार तरीके से काम आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल नंबर 12 करो, अगली स्लाइड में करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 13। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 13। उदाहरण नंबर 13 में बोला गया है 3x - 2/x + 1 का होल स्क्वायर और x + 3। पहली बात तो ये आपका उचित परिमेय फलन ही है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे x + 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, तो ऊपर घात x की 2 है, 1 है, नीचे क्या है 2 है, तो हो गया। तो आप लिख देंगे सीधा सीधा आंशिक भिन्नों के उपयोग द्वारा लिखो आप, तो ठीक है। वो बात हर बार अब आपको लिखने की जरूरत नहीं, तो आप लिखोगे आंशिक भिन्नों के उपयोग से, आंशिक भिन्नों के उपयोग से। अब आंशिक भिन्नों को चेंज करने वाला बहुत जरूरी है सर, तो आप लिखेंगे 3x - 2 बटा में x + 1 का होल स्क्वायर और x + 3 बराबर। इसको चेंज कैसे करो, आपको याद है आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखवाई थी, 4 x + 1 का होल स्क्वायर और x + b लिखवाया था, या x - 1 का होल स्क्वायर, x वो प्लस माइनस मत सोचिएगा। तो कैसे लिखवाया था, a बटा में x - a, फिर प्लस b बटा में x - 1 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर आता है ना, पहले एक घात लिखी जाती है, फिर 2 लिखी जाती है, फिर लास्ट का लिखा जाता है। तो इसको चेंज करने का साफ तरीका ये होगा कि a बटा में x + 1 आएगा पहले, फिर प्लस में b बटा में x + 1 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, और फिर प्लस में c बटा में x + 3 आएगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, इस पूरे का एलसीएम यही तो आएगा, बिल्कुल आएगा, तो इधर तो बच जाएगा 3x - 2 बराबर a। तो एक किसी ना किसी से तो गुणा होगा। अब होता इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा x + 1 का होल स्क्वायर और x + 3, क्योंकि इसका इसमें भाग चला जाएगा, इसका इसमें भाग एक बार जाएगा, पीछे एक घात बचेगी, तो ये x + 1 से गुणा होगा, और साथ ही साथ ये x + 3 से भी गुणा होगा,
समझ गए आप लोग। और x प्लस एक का x प्लस एक में होल स्क्वायर b बार चला जाएगा और ये जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप सोचेंगे तो प्लस का b गुणा हो जाएगा x प्लस 3 से और c गुणा हो जाएगा x प्लस 1 के होल स्क्वायर से। एलसीएम लिया इसका भी सेम, तो इसका एलसीएम ये आया, तो यहाँ एक घात यहाँ बचेगी, तो एक घात और ये इससे गुणा होगा, इसका इसमें पूरे बार भाग चला जाएगा, पीछे x प्लस 3 इससे गुणा हो जाएगा, इसका इसमें चला जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से सवाल थोड़ा सा शानदार। कैसे साहब? पहली बात तो मुझे a निकालना है, तो आप x बराबर क्या मानेंगे? मुझे अगर a का मान निकालना है, किसका मान निकालना है? a का। चलो मैं पहले c का मान निकाल लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ x बराबर -3 रखने पर, क्योंकि सवाल थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पर। x का मान -3 रखने से फायदा क्या होगा? -3 रखने से फायदा ये होगा कि -3 प्लस 3 a कैंसिल हो गया, -3 प्लस 3 b कैंसिल हो गया, यहाँ से c आ जाएगा। चलो सर, तो यहाँ बनेगा 3 गुणा x का मान -3 माइनस का 2, ये खत्म है, ये खत्म है, यहाँ बचेगा c, और c के अंदर x का मान आपने रखा है -3 फिर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मैं पहले इसको लिख रहा हूँ, c लिखूंगा, फिर -2 का स्क्वायर लिखूंगा, बराबर में -9 और -2, फिर माइनस तो ये बचेगा, और ये हो जाएगा 4c बराबर हो जाएगा -11। यहाँ से c का मान आ जाएगा -11 बटा में कितना साहब? 4। ठीक है, तो c का मान आ गया यहाँ पर आपके पास -11 बटा 4। मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे। अब जब ये 3 वाले आएंगे, थोड़े से गुणा में आएंगे, तो वो भाग थोड़े से मुश्किल होंगे। आपने मान तो निकाल दिया, एक चर तो आ गया आपके पास, बिल्कुल सर। अब बात करते हैं दूसरे चर की, ठीक है। और सवाल भी बड़ा होगा, आप सोचो, ये तो सीधा हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो आपको लास्ट में जाकर ओपन करना पड़ेगा, और जब आप होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो उसका समाकलन इतना सिंपल थोड़ी होता है ना। आप होल स्क्वायर ओपन करेंगे, घात को ऊपर ले जाएंगे, हम घात को ऊपर ले जाएंगे, देखना फिर, ठीक है। अब आप पहले सोचो x बराबर यहाँ क्या रखो, भाई -3 तो रख दिया, मैं कह रहा हूँ यहाँ रख दो आप x बराबर -1 रखने पर x का मान कितना रख दो साहब? -1। अब -1 रखने से फायदा क्या हो? -1 प्लस 1 a खत्म, -1 प्लस 1 c खत्म, b आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3 गुणा x का मान -1 माइनस का 2 बराबर b की जगह b, x का मान -1 प्लस का 3, बाकी तो दोनों वैल्यू उड़ गई आपके पास। तो इधर 2b बचेगा, आपको याद हो तो 3 में से 1 जाएगा 2, 2b, ये बचेगा -3 और -2। तो यहाँ से 2b का जो मान आएगा वो -5 आएगा, और b का मान आ जाएगा -5 बटा में 2। ये लो सब, b का मान आ गया -5 बटा 2। मेन मुद्दा है a का मान निकालना। वो कैसे निकलेगा आप ये बताओ मुझे पहली बात, क्योंकि अगर a निकल गया ना, सवाल खत्म हो गया। क्योंकि यहाँ a रखना है, फिर b रखना है, फिर c रखना है, समाकलन डायरेक्ट है, इसकी घात का समाकलन करना, ऊपर ले जाके हो जाएगा, कोई समस्या है नहीं उसके अंदर। बोलो सब, बोलो रे, बोलो भाई, बोलो, क्या सोच रहे हो आप लोग? क्या दिमाग लग रहा होगा आप लोगों का? ठीक है, तो यहाँ से आपका दिमाग ये लग रहा है कि आपको a और b में, आपको तीनों में c में एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, वहाँ से मान निकलेगा। 2 तो निकल गए, अब आपको उसे रिलेशन कैसे? तो रिलेशन तुलना करने से निकलेगा। कैसे? सोचना साहब, थोड़ा सा ध्यान देना। कैसे? अगर आप सोचेंगे कि यहाँ से x स्क्वायर आएगा, भाई x स्क्वायर आएगा यहाँ से, और a से गुणा करोगे तो ये बनेगा ax स्क्वायर। थोड़ा ध्यान देते जाना। और यहाँ से तो x आएगा नहीं, यहाँ से x स्क्वायर आएगा, और प्लस का आ जाएगा cx स्क्वायर, और बराबर में ये आपके पास है 3x माइनस का 2। ये चीज़ें आपको अल्टरनेट सोचनी पड़ेगी। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने क्या किया,
यहाँ आप x को x से गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। गुणा नहीं करवाना, क्वेश्चंस बड़े करने के बजाय मैं छोटे कर रहा हूँ। x को x से गुणा एक्स स्क्वायर आएगा और एक्स स्क्वायर a से गुणा होगा तो ax स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई पद नहीं है, छोड़ दो। यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का वो आएगा हमें एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर को c से गुणा करोगे सी एक्स स्क्वायर और बराबर में ये। अब अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ रहा है कॉमन, तो पीछे बचेगा a प्लस सी बराबर प्लस का 3x माइनस का 2। और यहाँ के बाद आपको एक ही काम सोचना है, तुलना करने पर। और तुलना करने पर अगर सोचोगे एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर के साथ तुलना करोगे तो एक्स स्क्वायर का गुणा किधर कितना है, a प्लस सी। एक्स स्क्वायर गुणा कितना, a प्लस सी, और इधर एक्स स्क्वायर गुणा है ही नहीं तो बराबर में क्या आ जाएगा, 0। क्या आपको ये बात पल्ले पड़ी? बिल्कुल साहब। तो a की जगह a फिर प्लस है, लेकिन c का मान कितना है, माइनस का 11/4। तो c की जगह माइनस का 11/4 बराबर 0। तो a का मान माइनस का 11/4 जब ट्रांसफर होगा तो प्लस का हो जाएगा 11/4। ये आपको सोचना पड़ेगा साहब। अगर आपको गुणा भाग से बचना है ना तो आपको इतना शॉर्टकट सोचना पड़ेगा। मैंने जितना लिखा आपको पता किताब ने क्या लिखा है, दोनों पक्षों से एक्स स्क्वायर गुणा एक्स के गुणा को अचर पदों की तुलना करने पर फटाफट a का मान, b का मान, c का मान रख दिया। इतना बताया तो आपके भाई ने आपको। ये तो सोचो थोड़ा बहुत, है ना। और थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी जब 3 आएंगे ना, तब थोड़ा सा ये मेथड जो बताया ना, और तो भी आप सोच लो मैं 3 मेथड आए तो भी 2 वैल्यू को कैंसिल करने में सफल रहा हूँ। एक बार मैंने x बराबर -3 रखा, -3 रखने से ये और ये कैंसिल हो गई, c का मान आ गया। -1 रखने से ये और ये कैंसिल हो, b का मान आ गया। अब a का मान है तो a का मान क्या किया, देखो आप सोचो, ये इससे पूरे से गुणा होता तो एक्स स्क्वायर एक बार आता, तो एक्स स्क्वायर को a से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर आता नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आता, सी एक्स स्क्वायर होता। तो सी एक्स स्क्वायर बराबर ये 3x माइनस 2। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो a प्लस सी। अब तुलना करोगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है a प्लस सी, इधर एक्स स्क्वायर गुणांक है ही नहीं तो बराबर में 0 रख दिया, क्योंकि जब गुणांक होता ही नहीं तो वहाँ 0 आता है। अब c का मान -11/4 है, उधर भेजा ये आगे। ये आपको काम सोचना पड़ेगा साहब, और प्रत्येक लालो लाली ने ये सोचा होगा जो मैंने आपको बता दिया। अब साहब आपको आई लिखना है। क्या लिखना है साहब, आई लिखना है। तो आई की जगह इसकी जगह ये आ गया, तो a का मान कितना है 11/4। तो ये तो मैं सीधे समाकलन से लिखूंगा बाहर, 11/4 आएगा a का मान, और अंदर हो जाएगा 1/x प्लस 1 और bx। समझ गए आप लोग भाई। a का मान आ गया 11/4, तो 11/4 बाहर लिख दिया, समाकलन इसका करना। b का मान आया आपके पास -5/2, तो ये प्लस वाला बदल जाएगा -5/2 में, ठीक है। और समाकलन हो जाएगा 1/x प्लस 1 की घात 2 dx। फिर c आया तो c का मान -11/4 है, तो प्लस की जगह यहां आ जाएगा -11/4 समाकलन ऑफ 1/x प्लस 3 dx। हमने बड़ी माता बच्ची से ये काम किया। ABC निकलने के बाद काम बहुत सिंपल है। थोड़ा सा समाकलन बाद में करेंगे, थोड़ा एक बार इसको सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। चलो एक काम करते हैं, समाकलन कर ही दो। 11/4 है, 1 का समाकलन क्या होता है, log मापांक ऑफ x प्लस 1, फिर माइनस का 5/2। लेकिन इसका समाकलन सीधा नहीं होगा, इसका समाकलन होगा पहले ये घात ऊपर आएगी तो -2 dx बनेगी, फिर माइनस का 11/4 होगा, और इसको लिखा जाएगा log x प्लस 3। c में सबसे लास्ट में लिखूंगा, ठीक है। 1/x प्लस 3 का हो गया log x। अब आप ये मत सोचना x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन कर देते, पूर्ण वर्ग बना देते, बेवकूफ वाला काम मत करना ऐसा, क्वेश्चंस बहुत बड़ा हो जाएगा वहां से। तो ये बनेगा आपके पास 11/4, ये बनेगा log मापांक ऑफ x प्लस 1 माइनस का 5/2। घात का समाकलन कैसे होता है, x प्लस 1 की घात -2, एक घात जुड़ेगी और नीचे भी आपकी एक घातें जुड़ेगी, -2 प्लस 1 और माइनस का 11/4, और ये हो जाएगा। आप चाहो तो c लगा दो, कोई समस्या नहीं। ये लो सर,
है ना। कोई बच्चे ये सोच रहे हैं सर आप सी से क्या कोई दुश्मनी है क्या आप लोगों की, आप सी लगाते नहीं। तो मैं तो कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ आपको फालतू में। तो आई बराबर 11/4, ये बचेगा log x प्लस 1। थोड़ा ध्यान देना, देखो -2 में से 1 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, -1 को इस माइनस से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा प्लस का 5/2, ठीक है। और ये -1 घात बचेगी, -1 को प्लस बनाने के लिए नीचे ले आओ, और माइनस का 11/4, और ये बन जाएगा log x प्लस 3 और प्लस c। अब चाहो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अलग रख दो, इन दोनों को 11/4 कॉमन लेके log m माइनस log n लगा सकते हो। शायद इसने किया होगा, बिल्कुल किया है, इतना तो ये बेवकूफ़ इंसान है तो पूरा। 11/4 उन दोनों में से ले लो कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा आपके पास log मापांक ऑफ x प्लस 1 माइनस का log मापांक ऑफ x प्लस 3। इसमें और इसमें से 11/4 कॉमन ले लिया, और प्लस का बच गया 5/2 और x प्लस 1 और प्लस का c। ओके सर, अब log m माइनस log n लगा दो, 11/4 log m अपॉन में log n, प्लस का 5/2 और x प्लस 1 और प्लस का आ जाएगा c। ये लो साहब, खत्म हो गया क्वेश्चंस। एक जगह आपको मुश्किल आई होगी, जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली, इस बात को ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली बात है। और जिस लालो लाली ने ये समझ लिया, और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आपको समझना पड़ेगा साहब, आगे भी समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये जब ब्रैकेट अंदर पूरे गुणा होते हैं ना, तो इसमें x का गुणांक भी आता, एक्स स्क्वायर भी आता, अचर भी आता। मुझे उससे मतलब नहीं, मैंने सोचा कि इधर एक्स स्क्वायर बना दूं, इधर को एक्स स्क्वायर बन जाए, और a और c एक का मान आ रखा हो जाएगा। अंदर एक्स स्क्वायर बना तो a एक्स स्क्वायर से गुणा हुआ तो a एक्स स्क्वायर हो गया। बाकी मैंने किसी से गुणा सोचा भी नहीं। फिर प्लस b में कोई एक्स स्क्वायर नहीं होता तो मैं ले लेता साथ में, c में एक्स स्क्वायर आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 होल स्क्वायर ओपन होगा, तो c एक्स स्क्वायर होता, तो c एक्स स्क्वायर। और इधर वाले का आप पूरा एक्स स्क्वायर कॉमन लेके बराबर ये लिखा जाता है, ये लिख दिया। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो a प्लस c बचा। तुलना करने का मतलब ये होता है कि इस एक्स स्क्वायर का गुणांक a प्लस c है, तो इधर देखो एक्स स्क्वायर का कुछ गुणांक है क्या? नहीं है साहब, एक्स स्क्वायर गुणांक 0 है, तो a प्लस की जगह प्लस था, c का मान माइनस का 11/4, तो प्लस माइनस हो गया, माइनस इधर गए तो प्लस का 11/4। फिर एकदम सिंपल सा काम हमने कर दिया। जब स्क्वायर आएगा तो उसकी घात का आप सबको पता है, ऊपर जाकर हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता तो उसका समाकलन पहले की तरह होता जो हमने जो 7.4 में किया था। ले लो साहब, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। थोड़ा किताब वाला बड़ा सिंपल वे में कर रहा है तो आपको इजी लग सकता है वो कि सर छोटा है ये बड़ा है, तो छोटे बड़े से नहीं होता सर, काम काम के हिसाब से होगा, अन्यथा मामला हो जाएगा गड़बड़। करिए साहब, इसको करो फटाफट। मेरे हिसाब से कोई समस्या आपको आएगी नहीं किसी प्रकार की, मैंने एकदम लाजवाब तरीके से आपको बताया, एक एक चीज़ आपको समझाई। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह लो, फिर मैं आपको करवाता हूँ 14 नंबर एग्जाम्पल जो आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 13। अगली स्लाइड में करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 14। अब देखो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 में बोला गया है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। आप इतनी जल्दबाजी में बोलेंगे सर भाग लगाओ फटाफट, मैं कहूँगा क्यों साहब? अरे सर ये घातें बराबर हो गई, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ये गुणा हो रहा है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा करो, एक्स की घात 4 आएगी, ऊपर घात एक्स की 4 है और ऊपर 2 है, उचित परिमेय फलन नहीं है, सीधा आंशिक भिन्नों में बदलना है। इस बात को ध्यान रखना, जल्दबाजी नहीं करें कुछ चीज़ें देखने के लिए। ऐसा नहीं हो कि आपने देखकर घातें पर भाग लगाने पर उतर आए, ठीक है। तो आपको भाग लगाने का सीधा मत सोचना, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि भाग लगा दो। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि अगर आपको इसको सिंपल करना है ना, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई रखने पर, एक्स स्क्वायर बराबर वाई रखने पर, अब एक बात बताता हूं, मैं मान नहीं सकता। अगर मैंने ऐसा लिख दिया ना कि माना एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा 2x dx बराबर dy, और फिर मैं कहूँगा dx बराबर dy अपॉन 2x। ये मामला अलग हो जाता है। मानने में और रखने में फ़र्क होता है। मानने का मतलब आपने रखा है ना,
तो आपको वापस y की जगह एक्स स्क्वायर रखना पड़ेगा। ये आपको रखने से एक फ़ायदा बताता हूँ, आगे भी ऐसे काम आएंगे कि सवाल कितना सिंपल हो जाएगा। आपने रखा है ओनली फॉर, ठीक है, मानना नहीं है, तो आई बराबर समाकलन ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह वाई रख दिया तो ये वाई बन गया, और बटा में ये बन गया वाई प्लस 1, और ये बन जाएगा वाई प्लस 4, और ये हो जाएगा डी वाई। भाई एक्स नहीं होकर क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा। क्या समस्या है इसके अंदर? ये कोई ऐसा इतना भारी भरकम काम नहीं है कि आपको समझ में आएगा नहीं, बड़ा सिंपल सा हो जाएगा। फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, डी वाई की जगह मान रख देंगे हमारा एक्स स्क्वायर ही है। अब आपका उचित परिमेय फलन है तो आप लिखोगे आंशिक भिन्नों के उपयोग से। क्या लिखोगे आप लोग? बड़ा सिंपल है एकदम, ठीक है। तो आप लिखोगे आंशिक भिन्नों के उपयोग द्वारा, आंशिक भिन्नों के उपयोग द्वारा इसको हमें करना है चेंज। तो जब चेंज करोगे तो ये बनेगा y बटा में y प्लस का 1 बनेगा और y प्लस का 4 बनेगा। हम जो समाकलन करेंगे ना वो x के सापेक्ष ही करेंगे, ध्यान रखना, वो y तो मैंने ऐसे लिखा है। तो इसको तो a बटा गुणनखंड वाले का कैसा लिखा जाता है, a बटा y प्लस 1, फिर प्लस का b बटा में y प्लस का 4। अब आपको बताओ तो ये ऐसे हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा तो y प्लस का 4 बनेगा, ये इससे गुणा हो जाएगा तो प्लस का b हो जाएगा, और y प्लस का क्या हो जाएगा 1, और बराबर में इधर y बचेगा। शायद ये बातें तब आपके एकदम दिलो दिमाग में बैठ गई होगी, फटाफट जो काम कर रहा हूँ ये तो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। इसको 2 भागों में बांट दो यहाँ से, ठीक है। यहाँ बराबर में y बचेगा, ये y आपके सामने बचा हुआ। इसको 2 बराबर भागों में बांटने से फायदा क्या होगा कि पहले हम क्या रखेंगे, y बराबर कुछ ऐसा मान रखो जिससे b कैंसिल हो जाए। तो आपको सर y का मान -1 रख दो, तो आप लिखेंगे y बराबर -1 रखने पर। जैसे आप y बराबर -1 रखेंगे तो y का मान तो यहाँ आ जाएगा -1 बराबर a की जगह a, y की जगह आ जाएगा -1 और प्लस का क्या आ जाएगा 4, क्योंकि ये तो खत्म हो गया। तो यहाँ से 3a आएगा प्लस का, और उधर बचेगा -1, और a का मान आ जाएगा साहब -1/3। a का मान कितना आ जाएगा, -1/3। क्या ख्याल है आप लोगों का, बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? एकदम सिंपल सा काम है, ये तो हम करते हैं। अब हमें रखना है y बराबर -4, तो आप लिखेंगे y बराबर -4 रखने पर। आपको सर गुरुजी -4 रखने से क्या फ़ायदा होगा, -4 प्लस का 4, a कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ y है, तो y की जगह हम रख रहे हैं -4 बराबर b हो जाएगा, y की जगह -4 और प्लस का 1 हो जाएगा। ये -3b बचेगा, ये -4 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, b का मान आ जाएगा 4/3। b का मान कितना आ जाएगा साहब, 4/3। बोलो साहब, प्रत्येक लाल और लाली को समस्या है क्या कोई? ये है। अब जो चीज़ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। कि आप लिखेंगे y बराबर, आपने लिखा था a, तो a की जगह -1/3 तो रह जाएगा बाहर, रह गया साहब। फिर समाकलन में dx ही लिखा जाएगा, ध्यान रखना, और y की जगह हम वापस रख देंगे x²। आप सोचो ना साहब, अगर आप इसको ऐसे सोच रहे हो, थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये a/x² प्लस का 1 और प्लस का b बटा में x² प्लस का 4 नहीं है क्या? यही तो है, हमने y की जगह यही तो बोला सा। तो हम तो इसके हिसाब से चलेंगे ना, तो इसके हिसाब से हम चल रहे हैं। तो हमें अब ये बन गया, हमें तो ये मान निकालने के लिए थोड़ी सी आज़ादी मिले, वरना x² से वो गुणनखंड आपके हालत ख़राब कर देते, इसीलिए। अब y प्लस 1 नहीं करके हम इसको क्या लिखेंगे, x² प्लस को क्या लिखेंगे 1। फिर आपके पास b है, तो b की वैल्यू है प्लस में 4/3, तो आप लिखेंगे साहब 4/3, और समाकलन ऑफ dx अपॉन ये हो जाएगा x² प्लस का 4। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं अगर थोड़ा सा आपसे बात करूँ तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है साहब, i बराबर -1/3 समाकलन ऑफ dx बटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 + x², एक ही बात है, प्लस का ये हो जाएगा 4/3
समाकलन ऑफ डी एक्स बटा में ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। क्या एकदम बात राइट है? अब आप सोचिए साहब थोड़ा सा कि इसको काम करना कैसे। इसका समाकलन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन नहीं है, टेन इनवर्स एक्स हो गया इसका समाकलन। तो इसका समाकलन तो सीधा सीधा आई बराबर माइनस का 1/3 टेन इनवर्स एक्स हो गया प्लस का 4/3 गुणा में। इसका समाकलन कैसे करोगे? तो आप कहोगे सर इसका समाकलन भी तो सिंपल ही होता है। मैं कहूँगा साहब कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो आप कहोगे सर आपने 7.4 के अंदर पढ़ाया था कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन होता है 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। मैं कहूँगा साहब आपको इतनी चीज़ें याद है क्या? आप कहोगे सर आपने जो याद करवाया हमें पूरा याद है। तो ये बन रहा है देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ बनेगा 1/a, ए का काम कौन कर रहा है? 2, और ये बनेगा टेन इनवर्स एक्स बटा में 2, और प्लस में क्या बन जाएगा? सी। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो आई बराबर माइनस का 1/3 बनेगा ये टेन इनवर्स एक्स। एक्चुअल में इसमें भी लग रहा था सूत्र, लेकिन वो तो सीधा होता, ये सेम ही सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1/1 1 नहीं होता, तो मैं सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ। और प्लस में ये बनेगा साहब, कितनी बार काटेगा इसको? 2 बार। तो इसको मैं लिख देता हूँ आपके लिए 2/3, और ये बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स बटा में 2 और प्लस का सी। मैच करो तो थोड़ा सा एक बार, क्या आपको ये बातें समझ में आएगी? तो रखने में और मानने में फर्क होता है। रखने का मतलब हम वापस वहाँ रखेंगे, और मानने का मतलब होता है कि आपको वापस वहाँ अवकलन सोचना पड़ेगा, उसकी जगह आपको क्या करना पड़ेगा? मान चेंज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि यहाँ ये y मान लिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह y मान लिया, ताकि हम जब ये सवाल करें ना, वरना एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है, यहाँ होता देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है। आप एक्स की जगह कुछ भी रख लो आपको उत्तर आता ही नहीं, क्योंकि माइनस से प्लस कुछ भी रखोगे, जब स्क्वायर होता है ना तो हर बार उसको धनात्मक बना देता है। स्क्वायर हर बार उसको क्या बना देगा? धनात्मक बना देगा। और जब धनात्मक बनाएगा तो उत्तर लाओगे कहाँ से? मामला तो वहीं गड़बड़ हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? इसीलिए मैंने बोला था अब यहाँ मान लें। सवाल में आगे आपको बताऊंगा कैसे मानना होता है, कैसे नहीं मानना होता है। फिर आपके पास ये देखो, अब पढ़ 7.5 रहे हैं, कंसेप्ट 7.4 का भी आगे। तो ये तो सोचो आप, अभी 7.5 होगी, कल परसों हम करेंगे 7.6, फिर 7.7, फिर 7.8 और 7.9 करेंगे ना। वो निश्चित समाकलन सीमाएं लग रखी होगी 0 से 1 और 0 से पाई/2 से पाई, तो वहाँ सी का मान निकलेगा। वहाँ फिर समाकलन 7.1 7.2 7.3 4 5 6 7 किसी का भी कोई भी सूत्र लगा जाएगा। अब देखना पूरे के पूरे 7.7 तक जिस बच्चे को पूरा आता होगा ना, वो 7.8 और 7.9 को कर पाएगा, क्योंकि निश्चित समाकलन है। सवाल सेम ही है, लेकिन यहाँ सीमा लगा रखी होगी। अभी हम हर बार सी ले रहे हैं अचर में, वहाँ एक परफेक्ट मान आएगा पूरा उत्तर, एक मैथमेटिक्स का या पाई के रूप में वगैरह, ए वगैरह रूप में। अभी तो ये सी कांस्टेंट चल रहा है ना। जब समाकलन शुरू किया तो 2 प्रकार बताए थे, निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। अभी तक तो हम सारे सवाल अनिश्चित समाकलन के पढ़ रहे हैं साहब। निश्चित समाकलन आया कहाँ है? फिर गुणधर्म आएंगे। देखना बहुत शानदार लेक्चर आ गया आपके लिए आने वाले। करो साहब, ये आप करो, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, शानदार चीज़ें हैं इसके अंदर जो आपको समझ में आएगी। करो बेहतरीन तरीके से, करो इसको एकदम बढ़िया तरीके से। और आपका भाई आपको एक एक चीज़ें पढ़ा रहा है तो हो जाएगा आपके लिए। थोड़ा सा ये मत सोचना सर भाग दो ना, नहीं भाई, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से, वरना आप देखो यहाँ वाई है, वाई को वाई से गुणा करो, वाई स्क्वायर, नीचे वाई की घात 2 है, ऊपर वाई की घात 1 है। तो हम तो यही चाहते हैं, ऊपर कम और नीचे ज़्यादा हो। दैट्स ऑल, बात खत्म। ठीक है, तो ये है आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 14 का सॉल्यूशंस, जो आपको ध्यान रखना है। बढ़िया तरीके से ये करो और एक एक चीज़ का कंसेप्ट क्लियर करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 15। अब देखो एग्जाम्पल नंबर करते हैं 15। एग्जाम्पल नंबर 15 में बोला गया है 3 sin फाई माइनस 2 cos फाई अपॉन 5 माइनस कोस स्क्वायर फाई माइनस का 4 sin पाई। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको इसमें हिडन है, जो मैं आपको बताता हूँ, एक स्टेप बढ़ा के बताता हूँ आपको, फिर बातें करते हैं इसके अंदर। तो समाकलन ऑफ ऊपर बन जाएगा 3 sin फाई माइनस का बनेगा 2, अरे बड़ा सिंपल है, टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, ये बनेगा कोस फाई और ऊपर बढ़ जाएगा डी फाई, अपोन में बढ़ जाएगा 5 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई,
आपको सर कोस स्क्वायर को, हाँ बिल्कुल 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई लिखा जाए। अरे कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का हो जाएगा 4 साइन फाई। ठीक है, अब इसके बाद इसको सोल्व करने का तरीका है, यहाँ आपको मानना पड़ेगा। अब मानने में और रखने में फर्क होता है। माना जो साइन फाई है ना उसको आप टी मान लो। हम ज़्यादातर टी मानते हैं तो हम टी ही मानेंगे। यहाँ पर बुक वाले ने आपके लिए वाई माना है, लेकिन हम टी मान रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। ठीक है, ये आपने माना। तो साइन फाई का अवकलन क्या होता है? देखो मानते ही आपने अवकलन करना पड़ेगा, और रखने में हमने अवकलन नहीं किया था। तो इसका अवकलन हो जाएगा कोस फाई, और फाई का हो जाएगा डी फाई बराबर हो जाएगा डी टी। थोड़ा ध्यान देना साहब इधर, आपको शानदार चीज़ अब मिल गई। कैसे कि अगर आप आई बराबर समाकलन का थोड़ा सा सोचेंगे, समाकलन ऑफ 3 की जगह 3, साइन फाई को हमने बोल दिया टी, तो ये 3t माइनस फिर कितना लिख रखा है हमारे पास 2। ठीक है, ये देखो कोस फाई डी फाई, तो कोस फाई डी फाई की जगह सीधा आ जाएगा पूरा डी टी, और अपॉन में 5 की जगह 5 माइनस 1 की जगह 1 माइनस साइन फाई को टी माना और साइन स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा साहब 4t, क्योंकि साइन फाई को हमने टी माना। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो आई बराबर समाकलन ऑफ 3t माइनस का 2 dt बटा में 5 माइनस का 1 प्लस का टी स्क्वायर माइनस का 4t। आप समझ गए माइनस का 1 प्लस का टी स्क्वायर। और यहाँ से अगर आप आई बराबर बात करेंगे समाकलन ऑफ 3t माइनस का 2 dt बटा में ये आ जाएगा आपके पास टी स्क्वायर माइनस का 4t और प्लस का आ जाएगा 4। क्या बोलते हो सब? अरे बात नहीं पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, गुणा बाकिया को ज़्यादा मुश्किल काम किया नहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको करेंगे, तो आई बराबर आप लिखेंगे कि ऊपर तो बच गया आपके पास 3t माइनस का 2 और dt बटा में एक चीज आपको मिलेगी, ये t माइनस 2 का होल स्क्वायर है सब। अब इसमें ये मत सोचना गुणा करने पर यह है तो वापिस से t माइनस 2 आएगा, तो ये t माइनस 2 का होल स्क्वायर है, आपको पता होना चाहिए। टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 t माइनस 2 का होल स्क्वायर है। और अब आपको इसमें लगाना पड़ेगा आंशिक भिन्न। ठीक है, तो आप लिखोगे आंशिक भिन्नों के उपयोग द्वारा। क्या लिखोगे? आंशिक भिन्नों के उपयोग द्वारा। ठीक है सर, अब आंशिक भिन्नों के उपयोग द्वारा लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3t माइनस का 2 बटा में हो जाएगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर। गुणधर्म नंबर आपको 3 याद आ रहा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या लिखा था इसको? a बटा x माइनस 1 और प्लस b बटा में x माइनस 2। अरे x माइनस 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर था, सॉरी ये तो था। देखो वो x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या था? a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब आप एक काम करेंगे इस पूरे का एलसीएम यही तो आएगा, तो ये तो इधर गुणा होगा एक बार t, तो ये a हो जाएगा t माइनस 2 से, और यहाँ बचेगा प्लस का b, और ये बचेगा 3t माइनस का 2। क्या ख्याल है आप लोगों का? आप सोचो ना, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? t माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा, तो t माइनस 2 का t माइनस 2 की घात 1 कट जाएगी, ये एक कैंसिल होगी, इसका तो एक बार भाग चला गया, 1 को 20 से गुणा करोगे, ये एक मान तो कुछ रखने से प्राप्त हो जाएगा। कैसा? आप कहोगे सर एक तो आप रख दो x बराबर 2 रखने, सॉरी x क्या है, t है ना यहाँ, ठीक है, तो t बराबर 2 रखने पर एक काम तो आपको t बराबर 2 रखने से कैंसिल हो रहा है, तो रखते हैं सब। t बराबर 2 रखोगे तो ये बनेगा 3 गुणा 2 माइनस का 2 और बराबर में b हो जाएगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ से b का मान ये हो गया 6 माइनस का 2 और b का मान साहब आपके पास कितना आएगा? 4। तो मेरे पास यहाँ से जो b की वैल्यू बनी है आपके पास वो बनी है कितनी? 4 बन गई है। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको आएगी। अब आपको जब b निकालना है ना, सॉरी a निकालना, तो b कैंसिल करने के लिए कोई t की वैल्यू रखने का लायक है ही नहीं,
तो अब आपको थोड़ी सी अचर की तुलना करनी पड़ेगी। आपको सर अचर की तुलना कैसे? आप सोचो कि ये बनेगा 3t माइनस का 2 बराबर ये बनेगा at माइनस का 2a और प्लस का b। अंदर गुणा करवा दिया। अब आप लिखोगे तुलना करने पर दोनों पक्षों की तुलना करने पर, जब तुलना करोगे ना तो आपको क्या करना होगा? अचर वाले की तुलना कर दो, ये आपका अचर कहलाएगा। तुलना करोगे तो अचर वहां पर है आपके पास माइनस का 2a प्लस का b और इधर आपके पास है सा, ठीक है, इधर आपके पास है माइनस का 2। समझ गए आप लोग? और देखो ये पूरा अचर है माइनस का 2a प्लस b, इधर माइनस का 2, अचर के साथ होगी तुलना। अब आपको क्या करना पड़ेगा? यहां तो हो गया माइनस 2a और प्लस b का मान आपके पास 4 है और बराबर में हो गया माइनस का 2। तो ये माइनस का 2a बराबर 6 हो जाएगा। आपको बताओ, सॉरी माइनस का 6 मैं लिख देता हूँ, एक माइनस का 2 और ये प्लस का जब 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 होगा। तो माइनस का 2a बराबर माइनस का 6 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, a का मान हो जाएगा 6 बटा में 2, तो a का मान साहब आएगा आपके पास 3, क्योंकि 6 बटा 2 का मतलब कितना होता है? 3 ही होता है आपके सामने। ये लो साहब आपके सामने ये राम कहानी अभी तक चली, अभी क्वेश्चंस खत्म नहीं हुआ। अभी तो आपने जो अचर माना था आपने a और b, इसका उत्तर आपने निकाला। अब मान भी रखने हैं और जब मान रखोगे तो कुछ वैल्यूज बनेगी। अब वैल्यूज बनाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना इधर, है ना, बोर्ड के ऊपर जगह कवर करते हैं थोड़ी सी। पहली बात तो आप इसको पहले i बराबर लिखेंगे हम लोग। तो i बराबर हमने क्या माना था? ये रहा देखो, आंशिक विलोम a, यही माना था। a का मान तो कितना आ गया? 3, तो 3 बार हो जाएगा समाकलन ऑफ dt अपॉन t माइनस 2, फिर प्लस, और b का मान कितना आ गया? 4, और समाकलन ऑफ dt अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा समाकलन हो जाएगा इनका। अब आपके सामने आप लिखेंगे साहब i बराबर 3 की जगह 3 हो गया, 1 बटा टी का समाकलन log t होता है, तो log मापांक ऑफ t माइनस 2 प्लस का 4 है, लेकिन ये घात ऊपर आएगी फिर समाकलन होगा। तो t माइनस 2 की घात है आपके पास माइनस 2 और dt, और यहाँ से i बराबर बनेगा साहब 3 log मापांक ऑफ t माइनस 2 प्लस का 4 गुणा, इसका समाकलन कैसे होगा? t आप चाहो तो c लगा दो, पहले लगा दो बाद में लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, अब घात का समाकलन कैसे होगा? जितनी घात है उसमें एक जुड़ेगी और जितनी ऊपर जुड़ी उतनी उतनी नीचे जुड़ेगी, ठीक है, और प्लस में c तो चल ही रहा, और यहां से i बराबर हो जाएगा 3 log t माइनस 2 प्लस का 4 गुणा, ये माइनस का 1 बटा टी माइनस 2 हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि माइनस 1 घात होगी उसको प्लस बना देना, ये नीचे माइनस 1 हो गया। अब आपको एक बात बताता हूँ, किताब वाले ने क्या लिया? ये माइनस कॉमन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया इसको मैं बताता हूँ। i बराबर तो 3 log हो जाएगा, t का मान हमने क्या माना था? साइन फाई, तो ये बन जाएगा साइन फाई माइनस का 2 और प्लस का ये 4 ही कहलाएगा, और नीचे ये हो जाएगा साइन फाई और माइनस का 2 और प्लस का c, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस का 4 हो गया, क्या हो गया? माइनस का 4, और ये तो प्लस और माइनस हो गया ना। अब इसने क्या लिखा है? एक जो उत्तर लिखा है ना वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, मैं बताता हूँ कैसे लिखा। i बराबर 3 log लिखा है, साइन फाई माइनस 2 नहीं लिखकर इसने 2 माइनस साइन फाई लिखा, क्योंकि मापांक के अंदर तो आगे पीछे कर दिया आप लोगों ने, क्योंकि थोड़ा सा इसने जो लिखा था ना सिस्टमेटिक तरीके से वैसे वो सोच रहा है थोड़ा सा, ठीक है। और अगर इसको लिखेगा तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 2 माइनस साइन फाई और प्लस का c, क्योंकि आपको एक रीजन देना पड़ेगा। ये जो वैल्यू है ना ये बड़े, ये हमेशा
धनात्मक होगा। ये हमेशा क्या होगा साहब, धनात्मक होगा। जो उसने रीजन लिखा है वो इसकी कायदे की बात है, ध्यान रखना। वो माइनस तो था, लेकिन इसको अगर कॉमन लोगे, क्योंकि 2 माइनस वाला प्लस लिखते और प्लस वाला माइनस लिखते, तो माइनस कॉमन लिया तो वो माइनस और ऊपर वाला प्लस ये बन गया। और मापांक में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ध्यान रखना। मापांक में तो आप माइनस कॉमन लो, कुछ भी लो, क्योंकि मापांक जो मॉड्यूलस होता है ना वो वैल्यू धनात्मक देता है आपको। ये सामने साहब एक बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत गजब का क्वेश्चन, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। मैं इसको इंपॉर्टेंट भी लगा रहा हूँ आपके लिए, आप करिए इसको और शानदार तरीके से बताएं। किताब की तरह नहीं किया मैंने कि शॉर्टकट में आपको करवा दिया। एक बार रखा, फिर गुणा कर देखो दोनों पक्षों तुलना, तो आपके दो मेथड साथ में आ रहे हैं और एक एक चीज़ आपको समझाई जा रही। करो साहब इसको बढ़िया तरीके से, मेरे हिसाब से कोई डाउट आपको रहेगा नहीं। एक एग्जाम्पल और बचा आज की क्लास का, उदाहरण नंबर है 16, फिर हमारी आज की क्लास हो जाएगी खत्म और बढ़िया तरीके से हम कर लेंगे काम। बोलो साहब, है कोई प्रकार की समस्या किसी प्रकार की, किसी लाल और लाली को? नहीं साहब, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट। ये हमेशा धनात्मक होता है, तो ये तो एक ही बात है, तो आपने ये लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको उत्तर यहाँ तक छोड़ के आ जाते हैं तो भी सही था, ये कि स्टेप बड़ा हो तो ठीक है, वरना कोई ज़रूरत नहीं। स्क्रीनशॉट वगैरह लो और वीडियो को पॉज करो, लिखो फटाफट बढ़िया तरीके से। ये करो, अगले स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 16। अब देखो साहब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। आज की क्लास का आपके लास्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि 7.5 से पहले 6 ही एग्जाम्पल थे, हमने 11 से लेकर 15 तक कर लिया था। 16वां एग्जाम्पल एक नया टाइप का आ गया है जो आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, ये आपका उचित परिमेय फलन है, क्योंकि अगर x को x² से गुणा किया तो x की घात 3 आएगी, नीचे x की घात 3 है, ऊपर x की घात 2 है, इसका मतलब उचित परिमेय फलन है। तो आप सीधा सीधा इसके अंदर लिखेंगे आंशिक भिन्नों के उपयोग द्वारा। क्या लिखेंगे आप लोग? आप लिखेंगे साहब आंशिक भिन्नों के उपयोग द्वारा। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो आंशिक भिन्नों के उपयोग द्वारा अगर आप इसको चेंज करना चाहेंगे तो आपके पास ऊपर है साहब x² प्लस का x प्लस का 1। बहुत शानदार कंसेप्ट आएगा आपके सामने, और x प्लस 2, फिर आ जाएगा x² प्लस का 1। तो पहली बात तो a बटा में पहला गुणनखंड आ जाएगा x प्लस 2। इसके बाद सोचने लायक बात है जो आपको बहुत काम आएगी साहब, क्योंकि यहाँ तक अभी तक हम जितने सवाल पढ़ रहे थे यहाँ आया था x प्लस 1 का होल स्क्वायर आया था, लेकिन ये x² प्लस 1 है। जब भी x² प्लस 1 आए, x² माइनस 1 आ जाए तो हम x माइनस 1 x प्लस 1 लिख सकते हैं। x² माइनस 2 आ गया, तो ये आपका एक बहुपद फलन है, और बहुपद फलन जैसे ये दिखाई दिया तो ऊपर मानने का तरीका हो जाएगा bx प्लस c, और नीचे आपको लिखना पड़ेगा x² प्लस 1। क्या मेरे लाल और लालियों को ये बात समझ में आई? क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये आइडेंटिटी बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज ये करती है कि यहाँ तो x प्लस 1 करती है, बच्चे होल स्क्वायर सोच लेते हैं। नहीं साहब, ये होल स्क्वायर नहीं, ये बहुपद है, तो बहुपद को हमेशा bx प्लस c में सोचा जाएगा। अब थोड़ा सा आप गौर करिएगा साहब, a की जगह a, तो ये तो इससे गुणा होगा, ये तो इससे गुणा होगा, ठीक है साहब। और प्लस का ये जो bx प्लस का ये जो c है वो गुणा हो जाएगा x प्लस 2 से। ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, एलसीएम लोगे, नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा और इधर बच जाएगा x² प्लस का x और प्लस का 1। बोलो साहब, क्या लाल और लाली को यहाँ तक दिक्कत? कोई समस्या नहीं। अब अगर हम ये सोचें कि अगर हमने x की वैल्यू -2 रख दी, x की वैल्यू क्या रख दी? -2 रख दी। x की वैल्यू जैसे ही -2 रखोगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। एक काम तो ऐसे कर लेते हैं, दूसरा आपको उससे करना पड़ेगा, पक्षानातन वगैरह करना पड़ेगा, काम के बिना होगा नहीं सर, कोई दूसरा रास्ता है नहीं, हमें काम करना पड़ेगा। चलिए सर, ठीक है, हम 2 रास्तों से थोड़ा जाते हैं और काम हमारा बहुत इजी हो जाएगा। कैसे सर? पहली बात तो मैं अगर बात करूं तो मुझे रखना चाहिए x बराबर -2 रखने पर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर, x बराबर -2 रखने पर, क्योंकि 2 वैल्यू तो मैं निकाल लूंगा, a की निकाल लूंगा और c की निकाल लूंगा। b के लिए मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। x की वैल्यू -2 रखी तो ये तो हो जाएगा साहब -2 का स्क्वायर, फिर प्लस है, फिर x की जगह -2, फिर a की जगह 1, फिर a की जगह 1, x की वैल्यू है -2 तो -2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का आ गया 1।
बाकी वैल्यू कैंसिल होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ -2 रखोगे, -2 + 2 0, 0 को किसी भी नंबर से गुणा करने पर 0 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये बचेगा साहब +4 -2 और +1 बराबर a बचेगा, और ये बचेगा +4 क्योंकि -2 का स्क्वायर +4 होता है, और प्लस का क्या हो जाएगा 1। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 5a बराबर 3 बचेगा। क्यों साहब? 4 और 1 5 होगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, और a का मान आ जाएगा साहब 3/5। मैं पूरे हटकर ही वैल्यूज निकाल रहा हूँ, बाकी आप सोचेंगे तो बाकी वैल्यू दूसरे तरीके से भी निकालते हैं, खूब सारे टीचर हैं, लेकिन मैं वैसे नहीं निकाल रहा हूँ। मैंने जो वैल्यू निकाली वो सबसे हटकर ही निकाली, a का मान 3/5 आया सर। ठीक है, एक वैल्यू आप सोच सकते हो कि मुझे x बराबर क्या रखना चाहिए। मैं कहूँगा सर x बराबर 0 रखने पर। अब इमेजिन करना x बराबर 0 रखने से फायदा क्या हो। आप कहोगे सर अगर x बराबर 0 रखा तो आपने यहाँ 0 रखा, x की जगह क्या रखा 0 रखा। हाँ चलो b तो 0 हो गया, c निकालना, हाँ c निकालना बहुत बढ़िया बात, क्योंकि c इसके गुणा में, c इससे गुणा तो होगा ना, ये तो 0 हो गया, bx को इससे गुणा करोगे तो c तो गुणा होगा। मैं कहूँगा हाँ सर, तो c गुणा होगा, तो यहाँ a 0 कैसे बना, तो यहाँ तो 0 रखने से a बचा, तो a का मान 3/5 रख लें, क्या समस्या आएगी। ठीक है सर, बात समझ गए। रखने पर 0 का स्क्वायर 0, प्लस में 0 और प्लस का 1 बराबर ये a है, एक बार a रखता हूँ। 0 का स्क्वायर 0 और प्लस का हो जाएगा 1, प्लस का हो जाएगा c, और 0 प्लस क्या हो जाएगा साहब 2। समझने का प्रयास करें। 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 प्लस 1, a 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, ये तो 0 हो गया, c बचा और आगे 0 प्लस 2। ठीक है साहब, उधर क्या बचा, उधर बराबर में बचा a क्योंकि 1 बचेगा, और प्लस का बचा है 2c, बराबर में कितना बच जाएगा 1। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ साहब 2c बराबर 1 माइनस क्या बच जाएगा a। अब यहाँ से आप लिख सकते हो 2c बराबर 1 माइनस a का मान हो गया 3/5, क्या हो जाएगा 3/5। तो 2c बराबर ये बचेगा आपके पास 2/5। समझ गए, एलसीएम लेके 5 - 3, 2 का 2 में भाग 1 बार जाएगा, और c का मान साहब आपके पास आएगा 1/5। c का मान आप कितना निकालेंगे 1/5। क्या प्रत्येक लाल और लाली को ये बात समझ में आ गई। और c का मान 1/5 है। ये मैंने एक अलग ही मेथड बताया आपको, है ना, मेरे को भी पहले पता नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद ही पता लगा। आपको सर क्यों झूठ बोल रहे हो, है? आप टीचर और आपको ही पता नहीं है मेथड, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हुआ है, बिल्कुल सर, ये तो हुआ। अब मैं कुछ काम यहाँ करने वाला हूँ साहब, कुछ काम यहाँ कर दूँ, कुछ काम ऊपर कर दूँ। अब थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि हमने a निकाल लिया, हमने c निकाल लिया, अभी ज़रूरत है b की। b कैसे आएगा समझने का प्रयास करें। b के लिए काम करो, अगर आप सोचो a को x स्क्वायर से गुणा करोगे तो ax स्क्वायर आएगा। मैंने ऐसी बात आपको बता रखी, x स्क्वायर आएगा। ठीक है साहब, इसको गुणा नहीं, bx को x से गुणा करोगे तो प्लस का bx स्क्वायर आएगा, बिल्कुल साहब, और बराबर में यहाँ रख दो आप लोग x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1। मैं x स्क्वायर से तुलना कर दूं इसकी, भाई क्या कर दूं, तुलना कर दूं, ताकि मेरे पास a का मान है। मैंने क्या किया, a को x स्क्वायर से गुणा करवाए x स्क्वायर, बाकी नहीं करवाए। bx को x से गुणा के bx स्क्वायर है, और बाकी cx में cx स्क्वायर आएगा भी नहीं, तो हमने 2x स्क्वायर के 2 ही पद बन रहे, और बराबर में ये रख दिया। और अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे लिखूँ a प्लस b और x स्क्वायर ले लूँ कॉमन, तो बराबर में बचेगा x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1। बाकी मैं a का मान यहाँ निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऊपर जगह चाहिए। a का मान मैं सीधा डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच रहा हूँ, यहाँ से कहाँ पहुँच रहा हूँ, यहाँ पर। ठीक है, तो आप लिखोगे तुलना करने पर, आप लिखेंगे तुलना करने पर। जब आप लोग तुलना करेंगे तो इधर तो a प्लस b है और बराबर में 1 हो जाएगा। आप कहोगे सर कैसे, अरे भाई x स्क्वायर का गुणा किया a प्लस बी, तो इधर x स्क्वायर का गुणा कितना, इसके गुणा में 1 तो है ना, बिल्कुल सर। और a का मान हमारे पास है 3/5, या मैं ऐसे लिख दूँ b बराबर हो जाएगा 1 माइनस a। तो b का मान हो जाएगा आपके पास 1 माइनस a का मान है साहब आपके पास 3/5, तो b बराबर 5 - 3 कितना हो जाएगा 2/5।
क्या लाजवाब तरीके से हमने काम किया। ये जब आपको मेथड पता होगा ना तो आपको पूरे चरों को गुणा करने की, एक्स स्क्वायर को और एक्स को अचर अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई वो 3 समीकरण नहीं बनाने पड़ेंगे, फिर जोड़ना और घटना, 2 से गुणा करना, 3 से गुणा करना, इतनी माथापच्ची है साहब तुलना करने में जिसकी कोई हद नहीं। वरना आप 2 वैल्यू 3 वैल्यू निकालो, या तो ABC निकालोगे या AB निकालोगे, तो 2 निकालनी हो तो सीधी सिंपल सी आ जाए, 2 तो बहुत कैंसिल हो जाता है। 3 निकालनी होती है तो एक आध वैल्यू, 2 तो वैल्यू सीधी निकल जाएगी, एक वैल्यू ऐसे गुणा करके जो आपको बताएगी वो ऐसे समझ में आ जानी चाहिए कि आप डायरेक्ट सोच लें कि देखो A को एक्स स्क्वायर से गुणा करो, एक्स स्क्वायर आएगा, वापिस A आएगा, BX स्क्वायर आएगा प्लस का 2BX आएगा प्लस का CX आएगा प्लस का 2 आएगा। तो एक्स स्क्वायर की 2 ही तो पद बने, एक तो बना AX स्क्वायर, एक बना BX स्क्वायर, तो मैंने AX स्क्वायर प्लस BX को एक्स स्क्वायर को लिखा और बराबर में एक बार ये कर दिया। अब तुलना करने से फायदा ये हुआ कि इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो A प्लस B की तुलना होगी एक्स स्क्वायर गुणा 1 के साथ, काम हो गया। क्योंकि सारी चीजें हम क्यों गुणा करवाएंगे हमारे लिए, ठीक है। अब साहब हम I लिखते हैं हमारा, तो I बराबर क्या बनेगा, थोड़ा ध्यान देना। अब तो हो गया सवाल, I बराबर है A, तो A का मान तो है 3/5, तो 3/5 तो मैं ले लेता हूं बाहर। 3/5 समाकलन ऑफ dx अपॉन x प्लस का 2, फिर प्लस का समाकलन ऑफ, लेकिन ये bx प्लस c है तो b का मान कितना है, b का मान है 2/5, b का मान है 2/5, फिर लिखा जाएगा x, फिर प्लस bx है ना, तो b का मान 2/5 फिर x प्लस c, तो c का मान है आपके पास 1/5 और नीचे के पूरे में यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो या 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, ये हो जाएगा dx। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में समाकलन करेंगे, तो I बराबर ये बनेगा 3/5 समाकलन ऑफ dx अपॉन x प्लस का 2 प्लस का, ठीक है। तो ऊपर बनेगा 2x प्लस का 1 बटा में 5 और बटा में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। एलसीएम ले लिया 5, यहां से I बराबर बनेगा साहब 3/5 समाकलन ऑफ dx अपॉन x प्लस 2 प्लस 1/5 में पूरे के बाहर रख रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, 1/5 मैंने बाहर रख दिया और अब मैं काम क्या कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना, ये इसके बटा में भेज रहा हूं तो ये बन जाएगा 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, फिर प्लस ये समाकलन इसके बटा में चला जाएगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 1/5 में बाद में गुणा करवा दूंगा अंदर। क्या ये लाल और लालियों को ये बात समझ में आई, क्या मैंने जो काम किया था आपके सामने भाई, क्या किया, देखो 1/5 है, 1/5 को बाहर ले लिया, फिर ऊपर बचा 2x प्लस 1, तो 2x में इसका भाग लगा दिया, 1 में इसका भाग लगा दिया। अब समाकलन करना है, क्योंकि इसका समाकलन इजी है, ये tan इनवर्स x होता है, इसका क्या करोगे, तो इसमें एक काम कर लो ना साहब, क्या सर, कि 1 प्लस जो एक्स स्क्वायर है ना उसको t रख लो ताकि ऊपर अवकलन पड़े, तो 1 का अवकलन तो 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और x का हो गया dx बराबर में हो जाएगा dt। तो यहां से आपके पास अवकलन मिल जाएगा। अब सिंपल सा काम आपके लिए समाकलन हो जाएगा, कैसे साहब, तो I बराबर ये बना 3/5, इसका समाकलन log x प्लस 2, ठीक है, और प्लस का 1/5, ठीक है, और समाकलन ऑफ ऊपर 2x dx 2x dx, तो 2x dx की जगह ऊपर dt आ जाएगा, नीचे आ जाएगा पूरे को t मान लिया, प्लस समाकलन ऑफ 1 इसका साथ में कर दूंगा इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूं dx, ठीक है। तो I बराबर आपके पास बनेगा साहब 3/5, ये बनेगा log ऑफ मापांक x प्लस 2 प्लस का 1/5 बार चल ही रहा, 1/t का समाकलन होता है log मापांक ऑफ t प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो सीधा सीधा tan इनवर्स x का होता है जो आपको मैंने शुरुआत में लिखवाया, और प्लस c, अब लगा दो लास्ट में c, कोई जरूरी नहीं होता पहले c। अब क्या करो, t का मान रखो और प्लस 1/5 अंदर गुणा करो, तो ये बनेगा 3/5, ये बन जाएगा log, ये बन गया x प्लस 2 फिर प्लस का 1/5 अंदर जाएगा और ये बन जाएगा log मापांक ऑफ t का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो या 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर प्लस 1/5 अंदर जाएगा तो 1/5 और ये बना देगा tan इनवर्स x प्लस c।
उत्तरमाला मैच कर लो। 3/5 log x प्लस 2 प्लस 1/5 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस सी। बिल्कुल सर, फोटोकॉपी एकदम उदाहरण की फोटोकॉपी है। और गारंटी है उदाहरण वाले ने तो बड़ा शॉर्टकट में काम कर दिया, सीधे ही लिख दिया। ये जो ABC निकालने वाला मान है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो हम मानने वाले कर लेते हैं। ये जो तरीका है ना, ये आज ही जनरेट हुआ भाई, आज क्लास बना रहा हूँ, आज ही दिमाग में आ रहा है। बाकी स्कूल में भी मैंने कोचिंग में भी ये नहीं बताया, भगवान जाने कैसे आ रहा है। आज ये नया तरीका कर लिया, ताकि हमेशा मैं तो खुद गुणा करवाता हूँ, पूरा बहुत बड़ा करता हूँ। अगर आप अंदर गुणा करवा के अचर को अलग, एक्स स्क्वायर को अलग करोगे, एक्स को अलग करोगे, एक्स का गुणा कॉमन लेके फिर अचर करोगे, फिर 3 समीकरण बनाओगे और समीकरण बनेंगे, यहाँ तक तो काम आपका केवल ABC खा जाएगा। वरना ये रखने वाला मामला मुझे बहुत तगड़ा लगा, शानदार तगड़ा मामला लगा कि एक x बराबर -2 रखा, ये खत्म, ये आ गया। 0 रखा तो ये खत्म हो गया, C बचेगा लेकिन A बचेगा, लेकिन A की वैल्यू हम 3/5 काम ले लें। और फिर ये गुणा करवाने वाला, देखो एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ बन रहा है, हमने एक्स स्क्वायर को साथ में लेना कचा, एक्स स्क्वायर को लिया, एक्स स्क्वायर से हमारा काम हो गया। तुलना करने पर ये A आ गया। अब ABC के मान यहाँ रखे, इन दोनों का एलसीएम 5 आया, तो ये ऊपर 2x प्लस 1 बना, तो ये 1/5 बाहर आ गया। अब इस 2x की बटा में ये बेच दिया, इसके बटा में ये बेच दिया। अब इसका समाकलन तो tan इनवर्स x होता है, इसका कैसे होगा, तो इसको मान लो 1 + x स्क्वायर को t, तो 2x dx dt, तो 1/t log t वगैरह करके काम हो गया। 1/5 पूरे के अंदर गुणा, ये इससे भी गुणा होगा, ये इससे भी गुणा होगा, काम हो गया, खत्म। बोलो सर, क्या प्रत्येक लाल और लाली को आज 6 उदाहरण हमने किए, आंशिक भिन्नों के उचित परिमेय फलन और एक अनुचित आया था विषम परिमेय फलन उदाहरण नंबर 12 के अंदर, वो भी हमने चेंज करना सीखा। शानदार तरीके से ये काम सीखा, ये मैंने 2 बार आपको बता दी। आपको पता है ये x स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर के एक ही पद बन रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर का एक ही बनेगा bx स्क्वायर, तो ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर बराबर में ये पूरा चल रहा है। अब a प्लस बी एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, अब तुलना करोगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका एक्स स्क्वायर गुणा क्या a प्लस बी, इसमें एक्स स्क्वायर गुणा कितना 1, तो a प्लस बी बराबर 1। b का मान निकालना 1 प्लस का इधर है माइनस का, a का मान आपके पास 3/5 किया, 2/5, फिर इतना कोई मामला है नहीं। और ये रखने वाला x बराबर -2 क्यों रखा, x बराबर 0 क्यों रखा, तो ये तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि x कौन सी वैल्यू रखूँ जिससे कोई चर खत्म हो जाए। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ 6 एग्जाम्पल में, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह लो साहब एकदम बढ़िया तरीके से। और आज की क्लास को करते हैं एकदम खत्म, और कल की क्लास में करेंगे प्रश्न, और प्रश्न 23 हैं, 2 भागों में नहीं 3 भागों में करवाऊंगा। पहले 8 करवा दूँ, फिर 8 करवा दूंगा, फिर 7 करवाऊँ, क्योंकि बड़े हैं साहब ये, आप खुद देख लो, एक वीडियो में कम से एक सवाल में 15-15 मिनट लग रहे हैं। तो अगर मैं 12-13 करवाऊंगा तो आप सोचो 2.25 घंटे के आसपास क्लास जाएगी, इतना आप देख भी नहीं पाओगे, एक दिन में इतना काम होता भी नहीं। उस क्लास को भी देखना है, उसके नोट्स भी बनाने हैं, उसको रिवीजन भी करना है, दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ना है इसकी वजह। ठीक है, अब तो 7.5 जल्दी खत्म, 3 वीडियो में करवा दूँ, कल की क्लास में 5 करवा दूँ, सॉरी 8 करवा दूँ, फिर 8 करो, फिर 7 करवा दूँ। ठीक है, और छोटे छोटे जो लेक्चर होंगे उसमें मैं टाइम वैसे भी नहीं लगाऊंगा साहब, 2 वीडियो में होगा 2 वीडियो में, और 1 वीडियो में होगा तो 1 वीडियो में करवाऊँ, क्यों 2 में करवाऊँ। ठीक है, तो ये करो पहले, तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट बढ़िया तरीके से, और काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से कोई समस्या वाला काम है नहीं, बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। तो आज की क्लास को ख़त्म करते हैं इसी एग्जाम्पल के साथ। मस्त रही, स्वस्थ रही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए रिवीजन करना, जो बातें बताई, ये रूप कैसे बदल रहे हैं इनको याद करना, सोचना थोड़ा सा, जो नोट्स है उनसे कंपैरिजन करना कि मैंने सही लिखवाया नहीं लिखवाया। मस्त रही, स्वस्थ रही, थैंक यू।